नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब इस्लामाबाद से और पीयूष शर्मा साहब कनाडा से। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आपको अंबर जी और वसीम जी आपको और आपकी ऑडियंस को भी बहुत प्रणाम नमस्कार। प्रणाम और बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप दोनों का। और आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर या कहें बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में, उनकी फ़िल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। पीयूष साहब अगर हम राजेश खन्ना को एक स्टार से पहले जानने की कोशिश करें कि राजेश खन्ना कौन थे? कैसे वो फ़िल्मों में आए? कैसे वो बॉलीवुड के सबसे बड़े और पहले सुपरस्टार बने? थोड़ा अगर आप इससे शुरुआत करें। राजेश खन्ना बॉम्बे में ही रहते थे। अमृतसर में उनकी फैमिली थी। अमृतसर में उनका जन्म अमृतसर में हुआ है। हालांकि उनके जो पेरेंट्स थे वो लाहौर में थे, तो लाहौर से मूव करके अमृतसर आ गए थे। तो 1942 में राजेश खन्ना का जन्म है, इसीलिए जब वो पार्टीशन हुई है तो ही वॉज ऑलरेडी 5 years ओल्ड। तो उसके बाद वो बॉम्बे आ गए अपने चाचा या किसके साथ रहने के लिए, और वो उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था राजेश खन्ना को। तो बॉम्बे में ही वो पढ़ाई की है उन्होंने। ही वॉज अ क्लासमेट ऑफ जितेंद्र, दे स्टडीड टुगेदर इन द सेम स्कूल। और वो उसी उसी दौरान वो ड्रामेटिक्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो गए थे और स्कूल के कॉलेज के ड्रामा वगैरह थिएटर में वो पार्ट लिया करते थे। तो उनके जो स्कूल में, जो हाई स्कूल में जो ड्रामा होते थे वो कभी कभी पब्लिक के लिए ओपन होते थे फॉर व्यूइंग, एंड ही वॉज वेरी मच अप्रिशिएटेड, वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। तो ये कहा जा सकता है कि 1962 में एक ऐसा ड्रामा था जो कि पब्लिकली परफॉर्म हुआ, शायद वो किसी स्टेज ग्रुप का था, ओपन स्टेज ग्रुप का, एंड ही वाज जस्ट 20 years ओल्ड एट दैट टाइम। तो उन्होंने एक शायद इंजर्ड आर्मी सोल्जर का पार्ट अदा किया था उस ड्रामा में, एंड दैट बिकेम द टॉक ऑफ द टाउन कि ही इज वेरी गुड, ही इज वेरी ब्राइट, दिस दिस दैट दैट। उसके बाद एक वो हुई, हमारे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स ने एक वो सिलेक्शन करने के लिए कंपटीशन रखी कि हम आर्टिस्ट सेलेक्ट करेंगे, हीरो हीरोइंस बनाएंगे यहाँ से लोगों को, तो जो भी पार्टिसिपेट करना चाहे इसमें आ सकते हैं। उसमें दे हैड मोर देन 10,000 एंट्रीज, मोर देन 10,000 एंट्रीज। उसमें से राजेश खन्ना वाज प्रोबब्ली अमंग द टॉप वॉट एवर 2, 3 और 5 और वॉट एवर। एंड जो भी उसमें अवार्डेड टॉप होते थे उनको ये प्रोड्यूसर्स कमिट करते थे कि हम आपको चांस देंगे। तो वो प्रोड्यूसर्स के अंदर अपने जीपी सिप्पी भी थे और शक्ति सामंत भी थे और नासिर हुसैन भी थे और बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर सब थे, मोहन सैगल वगैरह सब थे। तो उसमें जब राजेश खन्ना को नोटिस किया गया एंड ही वाज प्रॉमिस्ड रोल्स, तो 1966 में द फर्स्ट टाइम ही वाज साइंड फॉर अ मूवी वाज एक्चुअली चेतन आनंद की आखिरी खत। और फिर उसके साथ साथ जीपी सिप्पी ने उसको राज के लिए साइन कर लिया था। दोनों, बबीता और राजेश खन्ना दोनों न्यू कमर थे, तो दोनों को साइन कर लिया था राज के लिए और चेतन ने आखिरी खत के लिए। दिस इज हाउ ही एंटर्ड द मूवीज एंड बिकेम एन एक्टर। बट एक्टिंग उसके अंदर तब से थी कि जब से वो थिएटर कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक्टिंग का वो नहीं था, शौक नहीं था, या कहा जाए कि बिल्कुल रॉ थे, ऐसा कुछ नहीं था। तो दैट्स हाउ ही केम इनटू द मूवीज एंड साइमल्टेनियसली नासिर हुसैन साइंड हिम फॉर बहारों के सपने। तो ये 3 फिल्में जो है उनकी बड़ी शुरू में, बहारों के सपने, आखिरी खत और राज, ये उनकी शुरू की फिल्में हैं जो आपको लगेगा देख के, आप अगर देखेंगे इन फिल्मों को तो आपको देख के लगेगा कि ही इज नॉट अ रॉ एक्टर, ही नोज हाउ टू परफॉर्म। So that's how he came into movies and he started. सर मैंने ये भी सॉरी मैंने ये भी सुना है कि वो स्क्रीन टेस्ट में शुरू में फेल हो गए थे और चूंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी इसलिए उनको रखा गया। अदरवाइज कुछ डायरेक्टर्स ने तो कह दिया था कि ये बंदा जो है ये बड़ी स्क्रीन के लिए फिट ही नहीं है। ये बहुत सारे एक्टर्स के साथ ऐसा होता है ना, कई सुपर्स के साथ होता है। अमिताभ बच्चन भी फेल हो चुके हैं स्क्रीन टेस्ट में, तो ये तो होता ही है। देखो, दैट्स नॉट, somebody or the other will find him and then that's what happened. अंबर जी क्या पूछ रही थी? जी, मैं राजेश खन्ना की अगर हम फ़िल्मों की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि उनको पहली फ़िल्में जो मिली,
कौन-सी वो फ़िल्में थी जिनसे राजेश खन्ना की एक पहचान बड़ी बनी एक स्टार के रूप में, जिससे वो स्टैंड आउट कर पाए उस वक़्त में? स्टार के नाम पर तो उनकी फ़िल्म आराधना का ही नाम लिया जाएगा। आई मीन आराधना वाज़ द फ़िल्म दैट मेड हिम एंड अलोंग विद आराधना वाज़ दो रास्ते एंड इत्तेफ़ाक। क्योंकि इत्तेफ़ाक और दो रास्ते एक साथ-साथ मतलब साइमल्टेनियसली 2-4 महीनों के गैप पे रिलीज़ हो गई थी सारी की सारी। और आराधना के बाद ये सब जो आराधना वाज़ 1968 में बननी शुरू हो चुकी थी। वो रिलीज़ 69 में हुई है, बननी शुरू हो चुकी थी। These are the movies that brought him to the top and he became a craze of the nation. इसको मैं देखिए एनालाइज़ करूँ तो मैं यूँ समझता हूँ कि जैसे मार्केट से कोई चीज़ जब हट जाती है, अगर कोक हट गया मार्केट से तो थम्स अप आ गई, है ना? और अगर पुश सेल किया गया तो कोक के साथ-साथ पैरेलल पेप्सी भी आ गई, क्योंकि पुश सेल हो गया। तो मार्केट में इसी तरह होता है। तो हमारी जो मूवी गोअर्स की एक भूख होती थी कि हमको एक रोमांटिक हीरो चाहिए। हमको एक मतलब गाने गाने वाला, रोमांटिक करने वाला, पेड़ों के आसपास भागने दौड़ने वाला, इस तरह का हमको एक हीरो चाहिए। आइडियलिस्टिक होना चाहिए, सबको अच्छा लगना चाहिए। अब उस टाइम के आप हीरोज को देख लीजिए, ठीक है? लुक एट 1968 उस टाइम के जितने भी हीरोज चल रहे थे, दिलीप कुमार फ्लॉप हो चुके थे, राजेंद्र कुमार फ्लॉप हो चुके थे, शम्मी कपूर ने वेट पुट ऑन कर लिया था, ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। अकेला देवानंद था जो थोड़ा बहुत सर्वाइव कर रहा था बिकॉज उसकी ज्वेल थी वगैरह सुपर हिट थी, लेकिन वो उस किस्म का चॉकलेट रोमांटिक हीरो नहीं था जैसा पब्लिक चाह रही थी, जैसा राजेंद्र कुमार था या शम्मी कपूर था। तो वो जो गैप हो गया ना मार्केट में, उसमें जो है ना ये राजेश खन्ना बिकेम अ परफेक्ट हिट। दिस इज वेयर राजेश खन्ना फिटेड इन इनसाइड एंड देन हिज क्या कहा जाए उसको बोल्ड रोमांटिसिज्म दैट ही एग्जिबिटेड इन आराधना became a massive factor to make him hit. So that is where it became, and that's how he became a hit. लेकिन सर उस दौर में धर्मेंद्र भी थे, जितेंद्र भी थे, हाँ, और उनसे कॉम्पीट किया इन्होंने और काफी आगे आ गए, इनसे बहुत आगे आ गए। धर्मेंद्र और जितेंद्र उस दौर तक नंबर 1 कंटेंडर नहीं थे। जितेंद्र तो नंबर 1 कंटेंडर थे ही नहीं, उनको तो वो फिल्में मिलती थी जो कि मतलब फर्स्ट टाइप की और वो सब टाइप की और जंपिंग जैक टाइप की फिल्में होती थी। उनकी थोड़ी पहली एक्शन फ़िल्म जितेंद्र से। जितेंद्र की जो पहली सीरियस फिल्म एप्रिशिएटेड है वो जीने की राह है, या उसके बाद खिलौना थोड़ी सी कही जा सकती है। उसके पहले तो उनको वैसे रोल मिलते नहीं थे, और फिर उनको उस तरह देखिए एक एक्टिंग स्किल जो होता है ना वो राजेश खन्ना के अंदर बहुत अच्छा था। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट ही वाज अ वेरी गुड एक्टर, यू हैव टू एक्सेप्ट। अब ये जो दोनों फिल्में हैं जो दो इन्होंने बच्चन के साथ की हुई हैं, अपनी नमक हराम और आनंद, ये दोनों फिल्मों में ही इज सुपीरियर टू बच्चन, दोनों में ही अनडाउटेडली। even though it is now publicly known कि बच्चन ने नमक हराम में इनके काफी सीन्स कटवा दिए थे, ठीक है? ऋषिकेश मुखर्जी को कह के बच्चन ने इनके सीन्स कटवाए थे, और फिर भी कटे हुए सीन्स के बावजूद भी जो हैं उसमें भी ये सुपीरियर है। तो ये जब आपको ये तो पता चलता ही है कि ही वाज अ वेरी गुड एक्टर। एक्टिंग में तो कोई खराबी नहीं थी ना इनकी, बट दैट वाज हिज प्लस पॉइंट ओवर पीपल लाइक जितेंद्र और हिज कंपटीटर्स। और अगर आप ये कहेंगे कि ये एक्टर के हिसाब से, फिर आप कहेंगे संजीव कुमार वाज अ वेरी गुड एक्टर, लेकिन संजीव कुमार के साथ वो लॉलीपॉप हीरो टाइप का नहीं था ना, उसके साथ प्रॉब्लम थी कि वो पेड़ों के आसपास भागकर दौड़ने वाला टाइप का हीरो लगता नहीं था, रोमांटिक। तो वो एक प्रॉब्लम संजीव के साथ थी। वेयर राजेश खन्ना मेड हिज यूनिक मार्केट, उसकी अपनी एक मार्केट बन गई थी, बड़ी यूनिक। दैट्स व्हाट मेड हिम एक्चुअली। जी। और धर्मेंद्र को भी बीट किया उन्होंने। हाँ बिल्कुल किया उन्होंने, धर्मेंद्र को भी बीट किया उन्होंने। देखिए राजेश खन्ना को वॉट एवर यू मे से कि बाद की फिल्में अच्छी नहीं, ये फिल्में खराब, वो बात अच्छी, जो भी आप कह लें, राजेश खन्ना एक ऐसे हीरो हैं कि जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा म्यूजिक और गाने छोड़े। उनकी फिल्मों के गाने सुनकर आज भी आप उनकी फिल्मों का वो लगा लीजिए, राजेश खन्ना सॉन्ग्स बहुत इंजॉय करेंगे आप, वेरी इंजॉयबल सॉन्ग्स।
तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे गाने छोड़े हैं। तो जो गाने अच्छे छोड़ता है हमारे लिए वो हमेशा लेगेसी अपनी एज अ टॉप हीरो छोड़ जाता है। ये तो हमारे एक प्लस पॉइंट, हमारे लिए प्लस पॉइंट रहता ही है हमेशा। और बिल्कुल सर, पीयूष जी, आप गानों की बात कर रहे हैं राजेश खन्ना के, तो अगर हम उनकी पॉपुलैरिटी या करियर पे उनके जो म्यूजिक या उनकी फिल्मों के गाने थे, उसका कितना इम्पैक्ट उनके करियर पे रहा? गानों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है ना, क्योंकि बहुत गाने गाने हिट हो जाते हैं ना। और गानों को देखिए, वो एक दौर ऐसा था जबकि गाने देखने के लिए लोग फिल्मों को बार बार देखते थे, कि हमको गाने अच्छे लगते हैं, गाने देखने के। अब मैं तो यूं आपको बता सकता हूं कि आई एम वन ऑफ दोज मूवीज गो कि जो कि कई फिल्मों को 3 बार 4 बार देख चुका है। तो अब ये दूसरी बार फिल्म देखने गए कोई चीज, तो हम ये देखा करते थे कि क्राउड बैठा हुआ है और लास्ट गाना जब खत्म हो जाता है तो निकल जाता है बाहर, उनको बाकी की फिल्म से कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह का बहुत ज्यादा लोग फिल्में देखा करते थे। तो गानों का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उनकी लाइफ पर। लोग उनके गाने देखने बार बार आया करते थे, दैट्स व्हाट मेड हिम अ सुपर हिट गाय। और लोगों का देखिए, दैट वाज एन एरा। मैं 69 में खैर स्कूल में ही पढ़ता था अभी भी, और स्कूल और कॉलेज का दौर था जबकि राजेश खन्ना चल रहे थे हमारे। तो कितने हमारे को स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स ऐसे होते थे जो सब राजेश खन्ना हेयर स्टाइल, राजेश खन्ना कट, राजेश खन्ना गुरु कट कपड़े और ये सब कुछ, सब राजेश खन्ना को कॉपी करने लग गए थे। आई मीन ही अच्छा। वाज सच अ फैड, ही वाज सच अ फैड कि लोग राजेश खन्ना और सर भी उसी तरह हिलाने लग गए थे और उसी तरह बातें करने लग गए। तो कॉपी करना बहुत ज्यादा। और लेडीज की, औरतों की तो बात अलग है ना, वो तो उनकी फीमेल फैनशिप तो बहुत बड़ी थी राजेश खन्ना की। जैसे वो एक अदाकार थे 40s में, 30s 40s में, वेलेंटिनो। तो एक फिल्म में उन्होंने फटी हुई बनियान पहनी तो नौजवानों ने फटी हुई बनियानें पहनी शुरू कर दी थी। ऐसा ही होता है ना, फैंस के साथ ऐसा ही होता है। एब्सोल्युटली। तो राजेश खन्ना सर, ये इनके इतने खूबसूरत गाने हैं इन पे जो पिक्चराइज किए गए है ना। हैं, हाँ, और वो गाने जो हैं वो तो एवरग्रीन होते हैं ना। वो तो फिर हमेशा, आज भी आप वो रूप तेरा मस्ताना सुनेंगे तो आपको वही मजा आएगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी? हाँ। मेरे सपनों की रानी कब आएगी। ये चीजें ये तो फिर हमेशा ये रहते हैं। तो वो फिर वो उस हीरो को या उस बंदा जिस पे वो पिक्चराइज हुए हों, उसको हमेशा वो जिंदा रखते हैं। यही तो बात है ना सारी। दिस अच्छा इज पीयूष जी, हाउ। राजेश खन्ना की डायलॉग्स भी आज भी आम इंसान आम जिंदगी में इस्तेमाल करता है। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, और हाँ, उनकी जो डायलॉग्स है वो इतने हिट है, आज भी लोग ऐसे ही बातचीत में बोल देते हैं। तो डायलॉग्स के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो डायलॉग्स का कितना असर फैंस पे या इंडियन सिनेमा पे नजर आता है राजेश खन्ना के? हाँ, वो उनकी एक वो थी ना, अपना स्टाइल था ना उनका बोलने का, स्टाइल। और उस स्टाइल को वो फॉलो करते थे ना। अब देखिए, कोई भी हमारा मूवी का जो बड़े एक्टर्स जितने भी हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कि कोई स्टाइल ना हो। सबका अपना 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 एक एक स्टाइल है। इवन प्राण का अपना स्टाइल है या अमरीश पुरी का अपना स्टाइल है, तो स्टाइल तो सबके हैं। तो ये आप कह नहीं सकते कि कोई बिना स्टाइल के कर रहा है। तो ये उसने भी, जो राजेश खन्ना भी जो अपना स्टाइल अडॉप्ट कर लिया था। और आपको बताएं, आपने अभी तो पुष्पा हेट यू की बात की ना, आई हेट टीयर्स की, दैट इज अमर प्रेम। अमर प्रेम जो फिल्म थी, उसके राइट्स, जो स्टोरी और फिल्म के राइट्स थे, वो राइट्स उत्तम कुमार के पास थे। और वो निशी पद्दो बंगला में फिल्म बन चुकी थी, और वो फिल्म प्रोड्यूस उत्तम ने ही की थी। तो शक्ति सामंत उत्तम कुमार के पास गए थे राइट्स खरीदने के लिए। तो उन्होंने कहा कि उत्तम कुमार को लेके ही फिल्म बनाएंगे अमर प्रेम। तो उत्तम कुमार और शर्मिला टैगोर साइन हो गए थे अमर प्रेम के लिए। लेकिन जब राजेश खन्ना ने स्टोरी देखी तो शक्ति सामंत के पीछे पड़ गए कि नहीं, ये रोल मैं करूंगा, मैं ही करूंगा बस। अब फिर वो उत्तम कुमार से मिलने गए कलकत्ते, और जाकर उन्होंने कहा कि ये मुझे करने दीजिए प्लीज, आप बैकआउट कर जाइए। तो he knew where he will stand out. See, that shows that he knew that I can do this very well, and he did a fantastic job. You can't complain. सर ये बताइए कि स्टाइल होना एक ड्रॉबैक नहीं है? कि आप अगर अमर प्रेम के राजेश खन्ना को देखें, और आप आराधना के राजेश खन्ना को देखें, और आप दो रास्ते के राजेश खन्ना को देखें, तो आपको लगता है कि ये एक ही कैरेक्टर है? आपको लगता है कि एक ही कैरेक्टर है?
मेरा मतलब है स्टाइल तो यही होता है ना कि आप उसी स्टाइल को फॉलो करते हैं हर फिल्म में, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के कैरेक्टर क्या है। अब एक ह्यूमन स्टाइल तो हर इंसान का होता है अपना। आप कह सकते हैं कि अंबर ऐसे ही बातें करती हैं, वसीम साहब ऐसे ही बातें करते हैं, पीयूष ऐसे ही बोलता है, ये आप बोल एक सकते हैं। लहजा होता है तो जी, एक बिल्कुल। एक एक अपना स्टाइल हर इंसान का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इसमें ये समझने की बात यह है कि क्या वो किसी परफॉर्मेंस में हिंडर करता है। आप कहेंगे हाँ करता भी है, तो कई ऐसी फिल्में देखते हैं हम जिसमें लगता है कि क्या कर रहा है ये, अच्छा नहीं लगता। अब ये चीज अमिताभ के साथ भी है, ये चीज धर्मेंद्र के साथ भी है, ये चीज दिलीप के साथ भी थी, सबके साथ ऐसा ही है। तो ये तो सर होता ही कहते है हैं एक्टर कि का। दिलीप जो है ना, कहते हैं दिलीप और एक हद तक अमिताभ बच्चन, ये जो हैं ये स्टाइल से बाहर निकल आते हैं। कहीं भी निकल नहीं आते, कभी भी नहीं निकल आते। कोई भी आप फिल्म दिखा दीजिए मेरे को जिसमें कि दिलीप या अमिताभ बच्चन निकले हों बाहर। अगर दिलीप कुमार कभी अपने स्टाइल से बाहर निकले हैं तो आप कह सकते हैं कि देवदास और मधुमती में वो चीज थोड़ी बहुत दिखती है आपको। और राजेश खन्ना को आप अगर कहेंगे कि स्टाइल से बाहर निकले हैं तो आप कहेंगे कि हमको दिखता है कि वो आनंद में उनका वो स्टाइल नहीं है जो आराधना वाला है। या फिर आप बावर्ची कहेंगे तो बावर्ची में वो स्टाइल नहीं है जो दो रास्ते वाला है। तो आप ये उसका भी तो अलग अलग आप कह सकते हैं कि मापदंड अलग अलग है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ये तो हर एक एक्टर के साथ ये एक होता ही है ना। और दूसरी चीज क्या होती है कि जो डायरेक्टर्स जो साइन करते हैं इनको, उनको भी पता है ना कि हमको ये नाम बेचना है ना, हमको इनके नाम पे फिल्म बेचनी है ना। तो वो भी तो ऐसा भी कर नहीं सकते कि संजीव कुमार की तरह उसको 9 अलग अलग रोल दिए और 9 रोलों में अलग अलग दिख रहा हो वो। दैट इज वेरी, नया दिन नई रात, नया हाँ, दिन नई रात। वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना सबके लिए करना। 9 रोल्स थे उसमें हाँ संजीव कुमार के। हाँ, कि आप राजेश खन्ना को कहेंगे कि आप अपनी करियर के एकदम टॉप में आप शोले कर लीजिए जिसमें कि आपके दोनों हाथ कटे हुए हैं और आप बुड्ढे का रोल कर रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है ना राजेश खन्ना के लिए। तो एक कैरेक्टर को या एक आर्टिस्ट को या एक हीरो को बेचना भी तो है ना प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स एब्सोल्युटली। ने। वो प्रोड्यूसर को रहता है क्योंकि उनको हाँ, उसको प्रोजेक्ट को कमर्शियली वायबल भी बनाना होता है, तो बिल्कुल अ, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है ऑफ कोर्स एक हाँ हाँ, पब्लिक क्रिएटिविटी। पब्लिक क्या एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं करेगी, ये एक बड़ा रिस्क होता है ना, बहुत बड़ा। जी। पीयूष साहब, अगर हम राजेश खन्ना की करियर की बात करते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत बड़ी फ़िल्में दी, यादगार फ़िल्में दी। इनफैक्ट आज तक उनके गाने, डायलॉग्स और उनकी फ़िल्में बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन राजेश खन्ना ने अपने करियर में क्या किस तरह के चैलेंजेज़ उनको फ़ेस करना पड़े? क्योंकि बॉलीवुड में इतना सब कुछ आसान नहीं होता है, बहुत सारे चैलेंजेज़ होते हैं। राजेश खन्ना को किस तरह के चैलेंजेज़ फ़ेस करना पड़े? मेरा ख्याल है कि राजेश खन्ना ने अपने आप को खुद बर्बाद कर दिया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली। तो जब राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली तो उनकी फीमेल फैंस के हार्ट दिल टूट गए। तो वो बहुत बहुत सारी फीमेल फैंस थी जो बहुत बहुत नाराज हो गई, बहुत खफा हो गई कि इसने शादी क्यों की। सब लाइन बट में बैठी थी कि मुझसे शादी करेंगे। अच्छा, आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं मैं एक बार एक विजिट पे करसियोंग गया था। करसियोंग दार्जिलिंग के पास एक जगह है, छोटी सी। तो मेरे एक मौसा मौसा थे, वो जनरल थे आर्मी में। तो वो करसियोंग में पोस्ट रहते थे वो उन दिनों। तो हम मैं करसियोंग गया हुआ था अपनी मासी के पास। तो वहां पर हमको एक उनके काम करने आती थी लड़की, वो मिल गई। अरे कितने फैशन क्या वगैरह डेकोरेशन करती थी वो। तो हमने उसको एक दिन पूछ लिया कि अरे इतना ये सब करती हो। कहती है मेरे को कि आराधना के शूटिंग के टाइम राजेश खन्ना मेरे को बोल के गए हैं आके मुझसे शादी करेंगे। क्या वो तो मेरी मौसी ने कहा कि अरे इसको उल्टा सीधा कुछ मत बोलना, कह देना हाँ हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, नहीं तो काम भाग जाएगी यहाँ से छोड़ छाड़ के। तो ये इस तरह की उनकी जो फैन फॉलोइंग थी ना, वो बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी जो लेडीज थी ना, वो बहुत खफा हो गई थी उनकी शादी करने से। और फिर अब एक तो शादी तो करनी थी, उनको डिंपल कपाडिया से ना करते, किसी और से करते। नहीं, वो भी अब ये भी तो प्रॉब्लम हो गई थी ना कि डिम्पल कपाडिया उस समय मतलब बालिग भी नहीं थी। शी वॉज नॉट इवन 18 व्हेन शी मैरिड राजेश खन्ना। तो उसके बाद सर आप उन्होंने एकदम प्रीति सप्रू से शादी की थी सर पहले। नहीं प्रीति सप्रू से इन्होंने कभी शादी नहीं की थी। अंजू महेंद्रू, सॉरी, अंजुम अंजू में महेंद्रू, सॉरी अंजू मैं महेंद्रू अंजू महेंद्रू। अंजू महेंद्रू से शादी कभी नहीं की थी। लिव इन रिलेशनशिप थी मगर शादी कभी नहीं की थी।
तो फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई कि ये प्रोड्यूसर्स यूज्ड टू टॉलरेट हिम बाय हिज लेट कमिंग आवर्स एंड हिज इरेगुलरिटी ऑन द स्टूडियो, कि मैं कब किसी स्टूडियो में 12 बजे आऊंगा, कहीं 2 बजे पहुंचूंगा, कहीं शाम को 3 बजे पहुंचूंगा, आप उसके बाद स्टार्ट करिए, 9 बजे से लोग बैठे हुए वेट कर रहे हैं आपके लिए। तो ये एक चीज जो थी ना, ये जब तक तो ये सुपरस्टार थे तब तक तो प्रोड्यूसर इसको टॉलरेट करते रहे, करना ही पड़ता था उनको। फिर दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ही हिमसेल्फ स्टार्टेड साइनिंग रॉन्ग फिल्म्स। ही डिड नॉट, उन्होंने वो स्टोरी लाइन के ऊपर या अपने उसके ऊपर एक ही टाइप की फिल्म, एक ही टाइप के रोल, एक ही टाइप की एक्टिंग 2 बार 4 बार 10 बार, फिर कितनी देर देखेंगे लोग, फिर बोर हो जाएंगे। तो वो इन्होंने क्या है कि हिज सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स एंड हिज थिंग बिकेम रॉन्ग एंड ही स्टार्टेड हैविंग अ कोटरी अराउंड हिम ऑफ यस पीपल, जो सिर्फ सारा टाइम इनको मतलब इतने पैसे लेकर आए हैं आपके घर में, आप हमारी फिल्म साइन कर दीजिए, आप महान हैं, आप बहुत ग्रेट हैं, हम आपको और ग्रेट बना देंगे। तो फिल्म साइन हो गई, ये पता नहीं कि उसमें क्या रोल कैसा है, एक्टिंग कैसी है, डायरेक्शन कैसी है। तो ही वॉज अ लिटिल रॉन्ग इन सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स। दिस इज व्हाट सॉर्ट ऑफ कह जाए, वही कहा जाए कि एक गैप मिल गया, उसमें अमिताभ बच्चन घुस गए और और फिर वही मूड ऑफ द नेशन उस वक्त था, वो एंग्री यंग मैन का फिट हो गया। एंड अगर वो अपने वो अगर एंग्री मैन हिट हो गया और चल रहा था, तो भी अगर राजेश खन्ना अपनी एक्टिंग पर कंसंट्रेट करके रोमांटिक रोल्स, गानों वाले रोल्स करते रहते, तो पैरेलली वो नंबर 1 रहते, वो कभी हटते ही ना उसमें से। मगर वो अपने आप उन्होंने उसको, देन ही स्टार्टेड डूइंग सब रोल्स जिसमें वो अपनी मतलब एंग्री यंग मैन का भी काम करेंगे और फिर वो बॉक्सिंग भी करेंगे। तो ये सारे रोल्स फिर उनको फिर पब्लिक ने एक्सेप्ट नहीं किए ना। वेट भी सर उन्होंने काफी गेन कर लिया था फिर। हाँ, फिर वेट गेन कर और लिया। वेट गेन कर लिया था कि वो कमीज बाहर रखते थे, वो अंदर नहीं डाल, पैंट के अंदर कमीज नहीं डालते थे ताकि उनका पेट नजर ना आए। हाँ, वेट गेन कर लिया था, फेस पर भी शो करता था, अल्कोहल के भी शो करने लग गया था। तो ये सारी चीजें जो है ना, यू हैव टू, देखिए, यू हैव टू लर्न दिस लेसन फ्रॉम देवानंद कि what if you were handsome in बाजी, you were handsome in जूएल थीफ एंड जॉनी मेरा नाम आल्सो, चाहे वो 20 साल का स्पैन ही क्यों ना हो। ये चीज जो है ना, हीरोज मेंटेन कर नहीं पाते, ज्यादातर मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये जो है ना, राजेश खन्ना ने, दिस इज हाउ ही प्रोबेबली लॉस्ट हिज ग्राउंड। उस वक्त में होता था, आजकल तो करते हैं, आजकल तो सारे एक्टर्स करते हैं, उस वक्त में नहीं कर पाते थे। हाँ, उस वक्त नहीं कर पाते थे, आजकल और तो। सर वो सारी रात शराब पीते थे, हाँ और फिर हाँ सुबह के वक्त वो सो जाते थे, हाँ और 1 बजे वो स्टूडियो पहुंचते थे, हाँ, बिल्कुल और लोग 10 बजे से इंतजार कर रहे होते थे। बिल्कुल यही होता था। काफी उनके साथ फिर वो प्रॉब्लम्स हो गई थी इस वजह से, हाँ, ये हो बड़े गया। तंग आ गए अब थे सारे अब प्रोड्यूसर्स। उसको आप कंपेयर कर लीजिए बच्चन के साथ। अगर बच्चन को 9 बजे का टाइम होता था तो 9 बजने से 5 मिनट पहले पहुंच जाता था। ही जी जी। इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन जो कि प्रोड्यूसर्स को वेट कराएगा लेट के लिए। और तो ये अभी भी अभी भी वो ऐसे ही है, ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट वर्क एंड एवरीथिंग। हाँ, ही इज वेरी उनको टाइम कॉन्शियस है ना वो। तो ये चीज एक एडेड एडवांटेज हो जाती है ना प्रोड्यूसर्स के लिए। और इसमें दूसरी दूसरी चीज ये है कि जो साउथ इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत डिसिप्लिन्ड है। उस समय बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन थी। तो उनके यहाँ तो ये था कि जब 8 बजे कह दिया तो 8 बजे बस। और आप 2 बजे कहोगे तो हम 2 बजे काम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे पास हाफ डे रहता है। बिकॉज 5 बजे 6 बजे लोगों को छोड़ देना, जो क्रू है, जो स्टाफ है, वो तो चले जाएंगे घर। तो ये चीज जो है ना, ये स्टार्टेड अफेक्टिंग हिज करियर अ लॉट। अगर वो डिसिप्लिन रहते, फिल्में ठीक सेलेक्ट करते, अपने रोल के हिसाब से, अपने हिसाब से करते, वो एकदम ठीक रहते। वो भटक गए उसमें से, बहुत ज्यादा भटक गए। अरे ही वाज सर अ फैंटास्टिक एक्टर, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर। सर मैरिटल रिलेशंस भी काफी स्ट्रेन हो गए थे उनके। हाँ, उनके पर्सनल लाइफ भी थोड़ा-सा डिस्टर्ब वो भी रही। बता दें मैरिटल तो स्ट्रेन हो ही गए थे, हो ही गए सर, थे। वो भी थोड़ा बता दें कि क्या वजह थी। भाई उन्होंने पहले तो डिम्पल से, वो मेरे को लगता है कि वो यंग एंड फ्रेश एक डिम्पल के साथ वो हो गए थे, अट्रैक्ट हो गए थे उसकी तरफ। सॉरी, बिकॉज शी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। हाँ, स्पेशली जब बॉबी में उन्होंने काम किया था, हाँ, तो ऋषि कपूर। बॉबी के रिलीज होने के पहले ही उन्होंने शादी कर ली थी डिम्पल से। तो वो एनिमर्ड थे उसकी ब्यूटी और चार्म से।
सो ही मैरिड हर, और मैरिड करने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब तुम एक्टिंग नहीं करोगी किसी फिल्म में, एंड शी एक्सेप्टेड इट। डिम्पल ने मान लिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगी किसी फिल्म में। लेकिन फिर वही होता है ना कि किसी एक टाइम के बाद कि आपकी एक मैरिज चल रही है, मैरिज के अंदर अब फिर वो अल्कोहल भी है, फिर आपका वो ईगोटिज्म भी है बहुत ज्यादा, कि मैं हर चीज के अंदर। तो कहीं ना कहीं तो वो किसी ना आपके साथ जो साथ रहता है उसको हर्ट करनी शुरू हो जाती है ना, एंड यू स्टार्ट Absolutely. creating a mess in between your two of your people, and that is what happened in him. और दूसरी बात तो ये है कि डिम्पल बड़ी ओपनली कहती है कि मेरी शादी तो इसलिए हुई थी क्योंकि मेरी माँ इसकी फैन थी। वो कहती है कि वो जो गाड़ी, जब गाड़ी निकलती थी इसकी, राजेश खन्ना की, और लड़कियां जाके उसके ऊपर अपने होठों से उस गाड़ी के ऊपर किस किया करती थी और उनकी लिपस्टिक के दाग रह जाते थे, तो डिम्पल कहती है मेरी माँ ने मुझे बताया हुआ, ये देख ये मेरा वाला है, अच्छा। ये मेरा किस है जो मैंने इसकी गाड़ी पे किया था। तो उसकी माँ इनकी फैन थी तो माँ फैन थी, तो माँ ने इसको फोर्स किया कि हाँ तू शादी कर, शादी कर। तो ये इसके अंदर कोई ऐसा था नहीं कि डिम्पल को उनसे मोहब्बत थी या कुछ था, ऐसा था नहीं। पर ये जरूर था कि उसने अपनी शादी निभाई तो है ना, काफी सालों तक निभाई है उसने, टिल इट प्रॉब्ली बिकेम अनबियरेबल। और एक चीज और थी, डिम्पल ये भी कहती है कि सारी शादी के दौरान अंजू महेंद्रू के साथ इनकी रिलेशनशिप चलती रही। तो वो भी एक फैक्टर था जो कि कभी ना कभी तो आपकी वाइफ को, धर्मपत्नी को प्रॉब्लम होगी ना इसको लेके, Of course. हो सकता है ना। जी, अंजू महेंद्रू के साथ तो पहले भी था और बाद में रहा जब उनसे सेपरेशन हो गया हाँ। डिम्पल कपाडिया से, उसके बाद भी। लेकिन अगर राजेश खन्ना की करियर की बात करें तो मनमोहन देसाई और यश चोपड़ा के साथ जो कोलैबोरेशन रहा उनका फ़िल्मों का, कितना असर उनके करियर पे उन कोलैबोरेशंस का पड़ा? ये सारे ही प्रोड्यूसर ऐसे थे जो कि उनके साथ कोलैबोरेट करके फिल्म बनाते थे। मनमोहन देसाई ने बनाई है, यश चोपड़ा ने तो रोमांटिक्स बनाते ही थे। फिर आप दूसरों को ले लीजिए ना, आप शक्ति सामंत को ही ले लीजिए, काफी सारी फिल्में बनाई उन्होंने उसके साथ, या फिर जीपी सिप्पी ने अभी और फिल्में बनाई है, जो भी थे प्रोड्यूसर राइटर, हुँ, वो सब उनके साथ फिल्में तो बना ही रहे थे ना। और साउथ ने भी काफी फिल्में बनाई हैं उनके साथ। तो ये तो उनका था ही कि ही वॉज गुड टू हिज प्रोड्यूसर। बट प्रोड्यूसर्स का तो वही है ना, जो पैसे बनाएंगे तो आपको फिल्म लेंगे, दोबारा लेंगे, रिपीट करेंगे, तो ये तो होता ही है उसमें। तो हिज मार्केट वॉज देयर। और देखिए, आप एक बात बताता हूँ आपको बात, एक साउथ के प्रोड्यूसर हैं डी रामा नायडू। वो डी रामा नायडू की एक फिल्म है जो कि बहुत बाद में आई है, विच वॉज प्रेम नगर इन 1974। हेमा मालिनी के साथ फिल्म है इनकी। वो गाना है ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। जी। ये डी आर रामा नायडू साउथ के प्रोड्यूसर थे और 74 में फिल्म बना रहे थे, जब 74 में ऑलरेडी बच्चन नंबर 1 पे जा चुके थे और ये राजेश खन्ना को लेके फिल्म बना रहे थे। और वो फिल्म ये थी जो कि तेलुगु में पहले बन चुकी थी, 71 में बनी थी और हिट थी तेलुगु में। तो राजेश खन्ना को इंटरेस्ट था कि मैं इस फिल्म में एक्ट करूंगा, तो वो डी रामानायडू से उन्होंने कांटेक्ट किया होगा या रामानायडू ने को, बट दैट फिल्म in 1974 of Rajesh Khanna became a super hit. It was a smashing hit. तो राजेश खन्ना अगर अच्छी फिल्मों करते रहते या अपने टाइप के रोल्स में लगे रहते तो बहुत बड़ा हिट होता। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि उनकी मैरिज के अंदर गैप्स आ गए थे एंड देन। लेकिन एक बात बताऊं आपको कि ही वॉज नॉट नोन टू बी अ फ्लर्ट विद हिज हीरोइंस। ये वो नहीं करते थे, वो बड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते थे, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करते थे। कभी भी आपको जो उनकी हीरोइंस थी, शर्मिला टैगोर होंगी या आपकी मौसमी चटर्जी हैं या जीनत अमान हैं, इस तरह की हीरोइंस कब मुमताज हैं, कभी भी नहीं कहेंगी कि उन्होंने हमारे साथ कभी फ्लर्ट किया होगा। नेवर, नेवर, दैट ही वाज नॉट। यस, ही वाज वेरी फॉन्ड। उनको औरतों की, वुमेन की कोई कमी तो थी नहीं जिंदगी में। ऑफ कोर्स। आई मीन दे वर क्रेजी अबाउट हिम, पागल थी एकदम उसके लिए। तो ये तो एक चीज, बट हिज मैरिज प्रॉब्ली हैड मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ हिज हाई ईगोटिज्म। वो जो उनकी ईगोटिज्म थी ना इतनी ज्यादा, और बहुत ज्यादा वो क्या कहा जाए उसको, अक्खड़ और
एटीट्यूड की प्रॉब्लम, उससे उनकी मैरिज में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। एंड देन ऑफ कोर्स डिम्पल ने देखा कि अब ये कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उनकी बैक पे जाके उसने सागर साइन कर ली थी कि मैं फिल्मों में वापस जा रही हूँ, और फिर उनको बताया था कि अब मैं जा रही हूँ फिल्मों में वापस। सो दैट बिकेम अ बिगर क्रैक। और बड़ा बोल्ड रोल था उनका सागर में। हाँ, बोल्ड ही तो था उनका, बोल्ड ही करना था उन्होंने। तो सागर के लिए तो कहा जाता है कि ऋषि कपूर हैड कन्विंस्ड हर कि तुम वापस आ जाओ फिल्मों में, मैं बात करता हूँ अपने अपने प्रोड्यूसर्स के साथ। तो दैट्स व्हाट हैपेंड इन सागर, एंड बट इट वाज वेरी सैड कि सागर फ्लॉप्ड। सागर डिड नॉट मेक मच मनी। राजेश खन्ना की बददुआएं लग गई फिल्म को। हाँ, बददुआएं लगी होंगी फिल्म को, या लोग ना पहली बार में ही एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि ये 2 बच्चों की माँ है और उसकी वाइफ और ऐसा रोल कर रही है। Probably that is what happened. But the music was excellent. गाने बहुत अच्छे थे सागर के, lovely songs. But होता है ऐसे। Anyway, but that is what राजेश खन्ना की बददुआ लगी या नहीं लगी, but वो राजेश खन्ना की जिंदगी में गैप आ गया। Lighter note. And then Tina Munim started living with him. उसने दोनों ने फिल्में की एक आध, और उस पर टीना मुनिम उसका मूव हो गई, उसका घर में रहने लगी। लेकिन जो एंड लाइफ है ना राजेश खन्ना की, जब टीना मुनिम ने भी अपनी शादी कर ली और मूव आउट कर गई, तो फिर डिम्पल उनके साथ वापस आ गई थी, उनका ध्यान रखने के लिए। उनकी मतलब शी यूज्ड टू बी टेक केयर ऑफ हिम, वो ये करती थी वो डिम्पल। बट अंजू महिंद्रू के लिए कहा जाता है कि वो उनके साथ लास्ट वक्त तक अंजू महिंद्रू वाह, रही वो भी थी बिल्कुल, वो भी थी। तो दोनों थी बस साइमल्टेनियस के। तो राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ की बात करें तो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, लेकिन करियर उनका, उनकी फिल्में बहुत यादगार और बहुत मज़ेदार फिल्में, और उनके गाने रहे, आज भी उनके गाने बजते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और एकदम ऐसा लगता है आज ही के गाने। मेरे मुझे सपनों की रानी आई थिंक, मतलब जहाँ भी हाँ, बज जाता है तो लोग डांस करना शुरू कर देते हैं, हाँ और बिल्कुल, इट्स लाइक बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, एक उनकी फिल्म थी अजनबी, जी। ज्यादा उस समय हिट थी, लेकिन अब उसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है। कभी अजनबी निकाल के देखिए, आप देखेंगे उनकी कितनी फैंटास्टिक रिफाइंड एक्टिंग है उस इंसान की। अच्छा, मैंने नहीं हालांकि देखी, मैंने डेफिनेटली वो वॉच भी इट। वो भी शक्ति सामंत की ही फिल्म है, एंड इट्स नॉट आउट ऑफ दी, मतलब ऐसा नहीं कि अमर प्रेम जैसी कोई फिल्म बन रही है, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिंग स्टैंड आउट करती है कि ही डज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। और राजेश खन्ना, मुझे बहुत दुख होता है ये देख के कि व्हाई डिड ही हिमसेल्फ स्पॉइल हिज ओन लाइफ। He could have remained with us and been a fantastic actor all through. We missed him. We really missed him. And अच्छी एक्टिंग उनकी जो थी फिल्मों में, वो अब हम जैसे लोग तो अच्छी एक्टिंग को ही ढूंढते रहते हैं इधर उधर, जहां भी मिल जाए हम उसकी प्रेज करते हैं, जो भी करे अच्छा लगता है। तो अच्छी फिल्में, अच्छी एक्टिंग, अच्छा म्यूजिक चल सकता था उनके साथ और थोड़ा लंबा। वो बिल्कुल, अगर जो सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स है और कैरेक्टर जो उन्होंने सिलेक्ट किए वो सही थोड़ा देख समझ के करते तो। हाँ, और Because it was a राजेश खन्ना great के राजेश खन्ना के टाइम्स के साथ हमारे म्यूजिक का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। जब उनका खत्म हो गया टाइम, तो उसके साथ हमारे म्यूजिक का, क्योंकि म्यूजिक को कोई उस तरह का आइकॉन नहीं मिला। थोड़े दिन के लिए आप कह सकते हैं कि ये 2-4 साल के लिए अमिताभ बच्चन को वो मिलता रहा, बिकॉज इट वाज अ लेफ्ट ओवर इफेक्ट। लेकिन वो फिर म्यूजिक भी हमारी इंडस्ट्री का ना, वो राजेश खन्ना के बाद उसी तरह आस्ते 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 नीचे की तरफ। वेरी सैड, वेरी सैड। पर आखिरी वक्त में तो काफी उनकी हालत खराब हो गई थी। हाँ, बिल्कुल वो हड्डियों का ढांचा बन गए थे जब उनको कैंसर हो गया, हाँ, और वो कैंसर भी क्योरेबल नहीं था, हाँ, तो काफी फिर उनकी तबीयत खराब रहने लगी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी प्रॉब्लम हुई। वक्त। और फिर जब कैंसर हो जाते, ऐसी चीजें होती हैं, और उस पर अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये, और वो खाने पीने में भी उनका कोई वो था नहीं कि परहेज करते थे। वो तो ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड, जैसे सब पंजाबी होते हैं, तो वो भी वाज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड। तो वो खाने के पीछे दीवाने थे ही वो भी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में जाके तो फिर ऊपर जब उम्र बढ़ जाती है तो असर करती है ना। एब्सोल्युटली। तो सर मैंने पढ़ा है कि इनके जो वालिद साहब थे ना, वो एक स्कूल के हेडमास्टर थे, हेडमास्टर थे। और पंजाब में, ये जो हमारा पंजाब है, पाकिस्तान में जो है, वहां पे एक शहर है बुरेवाला। बुरे वाला। तो बुरेवाला के एक स्कूल के वो हेडमास्टर भी रहे,
जी, इनके जो वालिद थे। बिल्कुल ठीक बात है। बुरेवाला के हेडमास्टर थे वो। हेडमास्टर थे और फिर ये लोग अमृतसर चले गए और फिर हाँ, अमृतसर से राजेश खन्ना बॉम्बे गए लेकिन और इनके फिर मदर फादर अमृतसर में ही थे, वो बॉम्बे मूव नहीं किए। जी, जी। ये अपने जिस चाचा वगैरह के साथ रहते थे, वो उनके साथ ही रहे बॉम्बे में, और ये पेरेंट्स इनके अमृतसर में ही थे। ये अमृतसर इनके जाते थे चाचा ने इनको कभी-कभी। अडॉप्ट किया था क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, तो इनके चाचा ने उनको अडॉप्ट कर लिया था। हाँ, हाँ, यही तो हुआ होगा। लेकिन ये जी। अमृतसर जाते थे मिलने अपने पेरेंट्स को। जी, जी, जी। हाँ जी। जी, बिल्कुल। और राजेश खन्ना को चाहे हम जो उनका पर्सनल लाइफ या उनकी हेल्थ या जो कुछ भी रहे, लेकिन आज भी जो उनकी फ़िल्में हैं, बहुत यादगार फ़िल्में हैं। आज भी वो हावी हैं उनके जो डाउनफॉल की बात करें या जो भी बीमारी हो या उनकी पर्सनल लाइफ हो। वो जो बड़ी और यादगार फ़िल्म है, उनका म्यूज़िक डायलॉग आज भी हावी है लोगों के दिलो-दिमाग पर। लोग उसी के लिए उनको याद करते हैं, उनकी परफ़ॉर्मेंस। ही वाज़ अ ग्रेट परफ़ॉर्मर। तो उनकी परफ़ॉर्मेंस के लिए, उनके गानों के लिए उनको याद रखा जाता है। उनकी स्क्रीन प्रेज़ेंस ज़बरदस्त और फैन फॉलोइंग की आपने बात की। तो आज भी वो उसी तरह से और उसी तरह से याद किए जाते हैं। पीयूष जी, वसीम साहब, आप दोनों का बहुत-बहुत शुक्रिया।